हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 5E के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 men and 6 boys finish a work in 5 days, while 3 men and 4 boys finish a work in 7 days. Find the time taken by 1 man alone and also the time taken by 1 boy alone. ये जो आपको फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय 1 man alone और टाइम टेकन बाय 1 बॉय अलोन, पहले आप इनको एज्यूम करें। सबसे पहला हमारा स्टेप यही होता है सारे क्वेश्चंस में, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन इज x आवर। आवर नहीं डेज, सॉरी, ये डेज वाला क्वेश्चन है तो हम डेज लेंगे। अगर आवर वाला क्वेश्चन होता तो आवर लेते, ठीक है, x डेज। मान ले टाइम जो एक आदमी को लगेगा वो x डेज लगेंगे काम को फिनिश करने में। और 1 बॉय की बात करें, ये भी लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय 1 बॉय इज y डेज, ठीक है। अब ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में आपने क्लास 8th में सीखा हुआ है। सबसे पहले आपको 1 डे वर्क बताना पड़ेगा, दोनों का आपको बताना पड़ेगा। 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन कितना होगा और 1 डे वर्क ऑफ 1 बॉय कितना होगा। जब तक ये नहीं बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब 1 डे का वर्क कैसे बनाते हैं? 1 डे के वर्क के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक आपको ट्रिक याद रखनी है। फ्रैक्शंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सपोज करो आपको एक काम दिया गया है और आपसे कहा है कि आप उसे 4 दिन में करो। किसी एक काम को 4 दिन में करना है आपको एक काम दिया गया, कोई सा भी काम हो सकता है। आपको टीचर ने कहा, चलो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो तो आपसे रिलेटेड ही मैं बताता हूँ। टीचर ने आपसे कहा कि आप इस बुक के 4 पेजेस लिख कर लाओगे 4 डेज में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सपोज आपसे टीचर ने कहा कि आप 4 दिन में करके लाओ ये पेजेस, जितने भी पेजेस हैं। तो आप क्या करोगे? आप अपने पूरे काम को 4 हिस्सों में बांट लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस चाहे टीचर ने 4 दिए हों चाहे 10 दिए हों, आपको करना क्या है? आपको टीचर ने कहा है कि मुझे ये सारा का सारा वर्क जितना भी है 4 दिन में किया हुआ चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने दिए हुए होमवर्क को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और डेली एक एक हिस्सा करोगे। आज एक पार्ट इसका फिनिश कर लोगे, कल जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो भी फिनिश कर लोगे, तीसरा वाला हिस्सा तीसरे दिन में फिनिश होगा और चौथा वाला हिस्सा चौथे दिन में, और 4 दिन में आपका सारा वर्क फिनिश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर एक आदमी को सारा टाइम जो लगता है वो x डे लगता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने काम को x हिस्सों में बांट लेगा। क्या कर लेगा? x हिस्सों में बांट लेगा। तो एक दिन में कितना हिस्सा होगा? जैसे यहाँ पे 4 हिस्से करे थे, तो एक दिन में कितना हिस्सा हो रहा था? 1/4। 4 में से एक हिस्सा एक दिन में हुआ, है ना। अगर हम पूरे काम को 5 हिस्सों में बांटे या 6 हिस्सों में बांटे, चलो 5 में बांटा, 1 2 3 4 5। अगर हम अपने काम को 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो एक दिन में कितना होगा? 5 में से एक हिस्सा कंप्लीट होगा। तो जितना हिस्सा कंप्लीट होगा वो तो ऊपर और टोटल हिस्से नीचे। यहाँ पर सारे के सारे डेज थे x, यहाँ पर सारे के सारे डेज क्या थे? x थे। तो हम क्या करेंगे? x को ये एक वैल्यू है जो अभी हमें पता नहीं है, तो एक अल्फ़ाबेट दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली में x की कोई वैल्यू होगी। 4 दिन 5 दिन 10 दिन कुछ तो होगा। आंसर शीट में आपको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा x की वैल्यू 35 है। मतलब आदमी, एक अकेले आदमी को करने में ये जो हमने x माना है ना, फाइनली इसका आंसर 35 आएगा, आंसर शीट में दिया है। मतलब कि वो 35 दिन में इसको कर पाएगा। तो एक दिन में क्या करेगा? वो एक दिन में एक भाग करेगा 35 में से। वो अपने काम को 35 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट लेगा, रोज एक एक टुकड़ा उस 35 में से करता जाएगा, है ना। तो 1 डे का वर्क आपको लिखना है तो आपको सिंपल क्या करना है? 1/x, मतलब एक दिन में एक ही हिस्सा होगा आउट ऑफ टोटल हिस्से। टोटल हिस्से होंगे टोटल डेज के बराबर, ठीक है। 1 डे वर्क ऑफ 1 बॉय भी लिख देते हैं। एक बॉय का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम तो एक हिस्सा होगा आउट ऑफ टोटल हिस्से। टोटल हिस्से होंगे टोटल डेज के बराबर, जितने दिन उतने हिस्से, ठीक है ना। तो हमारे पास जितने दिन होंगे हम उतने ही काम के हिस्से करेंगे और रोज एक एक हिस्सा करते जाएंगे। तो 1/y हो गया, ठीक है। तो 1 डे वर्क बनाने के लिए सिंपल आपको क्या लिखना है? 1/ जो भी वैल्यू है, और बॉय का भी ऐसे ही करना है 1/ जो भी टोटल डेज थे, ठीक है। तो 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन भी आ गया, 1 डे वर्क ऑफ 1 बॉय भी आ गया। अब हम पहला केस डालते हैं। पहले केस में क्वेश्चन में बोला है 4 आदमी और 6 लड़के मिलके 5 दिन में करते हैं।
फर्स्ट केस में क्या बोला, 4 मैन प्लस 6 बॉय डू ए वर्क इन 5 डेज। क्वेश्चन में कहा है 4 आदमी और 6 बच्चे मिलके 5 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ भी 1 डे का वर्क बना देते हैं। 1 डे वर्क ऑफ 4 मैन प्लस 6 बॉयज़, एक दिन का। तो मैंने अभी बताया ऊपर आपको कि एक दिन का कभी भी निकालना हो तो एक हिस्सा ऊपर, टोटल हिस्से नीचे। 6 बॉय और 4 आदमी मिलके 5 दिन में कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो अपने काम को 5 दिन के हिसाब से 5 टुकड़ों में बांट लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि रोज़ हमें एक हिस्सा उन 5 में से फिनिश करना है रोज़, डेली। तो 1 डे वर्क में क्या आएगा, एक हिस्सा आउट ऑफ टोटल डेज। टोटल डेज क्या थे, 5। जितने डेज उतने ही हिस्से करेंगे वो काम के, ठीक है ना। तो 1 डे वर्क ऑफ 4 मैन और 6 बॉय मिलकर 1/5 है। अब आपको लेफ्ट हैंड पे क्या करना है, 1 डे वर्क ऑफ 4 मैन बनाना है और 1 डे वर्क ऑफ 6 बॉयज़ भी बनाना है। कैसे बनाना है, देखो इस स्टेप की हेल्प लेंगे। ये 1 डे वर्क 1 मैन का है, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन है, एक दिन का एक आदमी का 1/x है। और यहाँ पे आदमी थे 4, तो 4 आदमियों का काम 4 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 1/x, 4 टाइम्स, ठीक है। एक दिन का एक बच्चे का काम 1/y था और यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 6 बच्चे। एक दिन का वर्क 6 बच्चों का, तो एक बच्चे का तो 1/y है, उसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 6 गुना हो जाएगा क्योंकि 6 बच्चे काम करेंगे। तो हर एक बच्चा अपनी मेहनत के बराबर काम करेगा, है ना। तो एक बच्चा 1/y करता है तो 6 बच्चे तो ज़्यादा कर लेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई, 4/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/5। या फिर आप यहाँ क्या करें, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था और पिछली एक्सरसाइज में भी सिखाया था, कभी भी अल्फ़ाबेट अगर अपॉन के नीचे आए तो लेट किया करो। मान लो 1/x a है और 1/y b है, ताकि 1/x हटा के जब a रखें तो अल्फ़ाबेट नीचे की जगह ऊपर दिखाई पड़े। 6 मल्टीप्लाई में 1/y है, 1/y को b रखेंगे हटा के तो अल्फ़ाबेट b ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/5। नीचे का 5 जब इधर आएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 जा 20a प्लस 6 5 जा 30b इज इक्वल टू 1। तो ये हमने बना ली एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या बोला, सेकंड केस में बोला है 3 मैन एंड 4 बॉयज़ कैन फिनिश इन 7 डेज। क्वेश्चन में बोला इस बार 3 मैन और 4 बॉयज़ एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, डू ए वर्क कितने डेज में, 7 डेज। उन्हें 7 दिन लगे। 3 आदमी और 4 बच्चे थे, सब ने मिल के साथ काम किया और 7 दिन में ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया होगा 7 दिन में, उन्होंने आना अपने काम को पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि ये काम है हमारा, हम इसके 7 बराबर बराबर टुकड़े कर लें क्योंकि 7 दिन में ख़त्म करना है, तो डेली बराबर मेहनत करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। तो 7 दिन में ख़त्म करना है तो उनका टारगेट 7 दिन का है, तो वो अपने काम को 7 हिस्सों में बांटेंगे और डेली एक एक हिस्सा करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ 3 मैन प्लस 4 बॉयज़, 3 आदमी और 4 लड़कों का एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या होगा, एक हिस्सा आउट ऑफ 7, क्योंकि पूरा काम 7 दिन में करा, तो 7 दिन का मतलब 7 हिस्से। 7 हिस्से में से 1 डे में कितना करा, 1 हिस्सा, तो 1/7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे 1 डे वर्क है 3 मैन का और 4 बॉय का, ठीक है। एक दिन का 3 आदमी का काम। एक दिन का एक आदमी का काम क्या था, 1/x, एक आदमी का। लेकिन यहाँ पर कितने आदमी हैं, 3। एक आदमी का 1/x है तो 3 आदमी का तो 3 गुना होगा ना, तो 3 × 1/x प्लस, ये वाला प्लस लगा दिया। अब 4 लड़कों का एक दिन का लिखेंगे। एक लड़के का एक दिन का यहाँ है 1/y, ये तो एक लड़के का है, तो 4 लड़कों का तो 4 गुना होगा और इक्वल टू में 1/7, ये है ही जो था। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वर्क ये करना है, जो 1/x है इसे a भरना है, 1/y को b भरना है, इज इक्वल टू 1/7। डिवाइड वाला 7 इधर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 21 a 28b इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक दूसरी इक्वेशन बन गई। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, कोफिशिएंट चेक करने हैं। देखो ए का कोफिशिएंट 20 और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 21, सेम ही नहीं है, बी के भी सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाने पड़ेंगे किसी एक के, चाहो तो ए के चाहो तो बी के। अब हमें यहाँ चेंजेस दोनों में करने पड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 20 है और 21 है, 20 और 21 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो 20 और 21 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 420। हमें यहाँ 420 तैयार करना पड़ेगा। 420 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ भी तैयार किया जा सकता है और यहाँ भी, इससे छोटा कोई नंबर तैयार नहीं होगा, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 वाली किससे होगी, ये 20a है, तो 20a को इधर भी सेम लाना है, तो यहाँ 21 दिख रहा है, तो 20a को 21 से करो मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 को यहाँ 20a से कर दो अगर मल्टीप्लाई। यहाँ पे 21 इंटू 20 करना है, 20 तो पहले से ही है, 21 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 21 पहले से है, 20 से कर दो। चलो अब हम कर देते हैं फटाफट। इक्वेशन 1 की 21 से करनी है, तो सबसे पहले 20 की करेंगे 21 से, तो 20 इंटू 21 तो बन जाएगा 420 a, ठीक है। फिर 21 की 30 से भी करेंगे, तो 21 इंटू 30 करेंगे तो बन जाएगा 630 b, और इक्वल में 1 है, 1 की भी 21 से होगी, तो ये आ गई एक नई इक्वेशन जो 21 से मल्टीप्लाई करके आई। अब इस इक्वेशन को 20 से करेंगे, तो 21 इंटू 20 तो 420 a ही आएगा। अब ये 28 b है, तो 28 की भी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, तो 28 इंटू 20 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 560 b, और इसकी भी 20 से करेंगे, तो ये आ गई चौथी इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 4, क्यों, क्योंकि जिनको मैंने कोफिशिएंट सेम बनाया है वो दोनों ही प्लस के हैं, वो कट नहीं पाएंगे जब तक सब्ट्रैक्ट ना किए जाए, है ना। तो 420 में से 420 जाएगा तो 0, ये ख़त्म। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 630 को और 560 को, तो 630 माइनस 560 जब करेंगे तो आंसर बनेगा 70 b। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम है, आप एक लाइन खींचना, नीचे साइन बदल के दिखाना और फिर कट करके दिखाना, और यहाँ 70 भी आ जाएगा। इनको माइनस करता हूँ, 21 में से 20 गया 1, तो b का आंसर आ गया 1/70। इस b की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन 20a प्लस 30 मल्टीप्लाई b हटा के 1/70 इज इक्वल टू 1 था, 0 नीचे की 0 ऊपर की कट जाएगी, तो ये 3/7 बचेगा, 3/7 उधर माइनस में चला जाएगा, तो 20a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7। फिर नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 20a को तो ऐसे ही लिखेंगे, 1 माइनस 3/7 को जब एलसीएम लेके माइनस करोगे तो नीचे तो 7 आएगा और ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 3 4, 20 डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/7 और नीचे 20, 4 5 जा 20 और 4 1 जा, तो a का आंसर आ गया 1/35, ठीक है। अब a और b बाद में माने गए थे, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखो यहाँ लेट किया था, है ना, तो a और b तो बाद में माने गए थे। ओरिजिनली क्या था वो हम यहाँ लिखते हैं, ओरिजिनली 1/x को a कहा गया था, यहाँ लिखते हैं 1/x को a बोला गया था, यानी 1/x का आंसर 1/35 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो x का आंसर 35 आएगा। 1/y को b बोला गया था, 1/y को तो ऐसे ही लिखो, b का आंसर आया है 1/70, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो y बनेगा 70। एट लास्ट अब स्पेस नहीं बची, तो आप एक लाइन लिख देना, ये फर्स्ट वाली 2 लाइन जो है, लेट मत लिखना बस, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल टू x की वैल्यू 35 डेज, टाइम टेकन बाय 1 बॉय इज इक्वल टू y की वैल्यू 70 डेज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बिल्कुल सेम मेथड से करना है। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज ईच विल डू द वर्क अलोन। ये जो फाइंड करना है कि कितने दिन लगेंगे, ईच का मतलब हर एक को, 2 लोग हैं अंकिता और ईशा, तो पहले इन्हें लेट कर लो, लेट, वो पूछ रहे थे कितने डेज लगेंगे अलोन करने में, लेट अंकिता डू ए वर्क अलोन इन
x डेज। मान लिया अंकिता ने अकेले किया x दिन में, ईशा ई है ये, ईशा एलोन डू ए वर्क, ये भी लेट करेंगे इन वाई डेज। ठीक है, ये भी लेट किया। तो ये दोनों चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी हमने लेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो वन डे का बनाएंगे। वन डे का तो बनाना ही बनाना है, तो लिख देते हैं वन डे वर्क ऑफ अंकिता। पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने सीखा था कि जब भी वन डे का लिखना होगा तो वन हिस्सा ऊपर और टोटल हिस्से डेज के बराबर होते हैं वो नीचे। ऐसे ही वन डे वर्क ऑफ ईशा बनाएंगे, वन डे वर्क ऑफ ईशा। तो एक दिन में एक ही हिस्सा हो पाएगा ईशा से और टोटल हिस्से वो अपने दिन के हिसाब से करेगी, दिन थे वाई। ठीक है, वन डे का वर्क दोनों का आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, अंकिता और ईशा, एंड है ना, एंड का मतलब दोनों कर रही हैं वर्क 12 दिन में, तो हम भी लिख देते हैं अंकिता प्लस ईशा। प्लस का मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं, अंकिता प्लस ईशा डू ए वर्क इन इक्वल लगाओ 12 डे, दोनों कर रही हैं। तो वन डे में दोनों कितना करेंगी, वन डे वर्क ऑफ अंकिता का भी प्लस ईशा का भी, दोनों का वन डे वर्क रेसिप्रोकल कर देंगे। वही रेसिप्रोकल समझो, या फिर ऐसे जो मैंने यहाँ सिखाया था, एक दिन में कर रही है ना, तो एक दिन में तो एक ही हिस्सा करेंगी आउट ऑफ टोटल हिस्से। टोटल हिस्से वो अपने टोटल डेज के हिसाब से बांटेंगी। तो जब पूरा काम 12 दिन में करा था तो वो 12 हिस्से करेंगी और डेली एक एक हिस्सा फिनिश करती जाएंगी। तो ये 1/12 कौन है, वन डे वर्क अंकिता का भी है और ईशा का भी है। अब इनकी वैल्यू भरते हैं। वन डे वर्क ऑफ अंकिता क्या है, 1/x। ईशा का वन डे वर्क क्या है, 1/y और इक्वल में 1/12। फिर लेट करोगे कि 1/x ए है और 1/y बी है। अल्फ़ाबेट नीचे आ रहा है ना, इसीलिए करना पड़ रहा है। 1/x को ए लिख दो, 1/y को बी लिख दो, इक्वल 1/12। 12 इधर डिवाइड से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ वन डे वर्क ऑफ अंकिता, जैसा कहा है वैसे ही लिखेंगे हम। क्या कहा है, वन डे वर्क ऑफ अंकिता विल बी, मतलब आंसर, अंकिता का वन डे का वर्क का आंसर 3/4 है, 3/4 लिखते हैं 3/4। फिर ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। वन डे वर्क ऑफ ईशा, जैसा कहा था वैसे ही लिखा। अब वैल्यू भरनी है। अंकिता का वन डे वर्क यहाँ बनाया था 1/x इज इक्वल टू 3/4 इंटू वन डे वर्क ऑफ ईशा बनाया था 1/y। ये भर दिया। अब क्या करेंगे, 1/x को तो यही रहने दो, ये उठा के इधर ले आओ, 3 × 1 3, 4 × y 4y। लेकिन ये जब इधर आएगा तो प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल में कुछ नहीं बचेगा, जो इधर था अभी वो इधर आ गया तो वहाँ रह गया 0। 1/x को क्या डाल दो, a माना हुआ है, 3/4 ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, 3/4 को तो ऐसे ही रहने दो। एक मल्टीप्लाई में 1 लगा लोगे तो 3 × 1 3 ही माना जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1 अपनी तरफ से लगाने में कोई चेंजेस, कोई मीनिंग में चेंजेस नहीं आएंगे, तो अपनी तरफ से 1 लगा दिया ताकि 1/y को हम क्या रख दें, b रख दें और इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया इसके नीचे 1 लेके, तो 4 एलसीएम आया तो 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 4 इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई दूसरी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, b का कोफिशिएंट प्लस का 12 है, यहाँ माइनस का 3 है, इसे माइनस का 12 बनाते हैं, दोनों सेम कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी जाएगी तब 12 बनेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन सेकंड बाय 4। तो 4 से करते हैं, 4 4 जा 16 है, 4 3 जा 12b, 4 × 0 0। ये आ गई इक्वेशन नई वाली जो सेकंड को चेंज करके आई। ठीक है, तो सेकंड यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड यूज़ करेंगे फर्स्ट के साथ। दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, क्योंकि b वाले कोफिशिएंट जो हमने सेम बनाए उनके साइन अपोजिट हैं, तो हमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं साइन, इसलिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इनको। एक इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन नीचे,
और साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, ये कट जाएंगे। 16 और 12 जुड़ के 28A आएगा और इक्वल में 1 और 0 जुड़ के 1 आएगा। A आ जाएगा 28 डिवाइड में, A की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो 12 की मल्टीप्लाई A से और A हटा के ये वैल्यू 1/28 आ जाएगी। फिर प्लस 12 भी और इक्वल में तो 1 है ही है, तो इक्वेशन 1 में पुट करा। अब इन्हें कट करते हैं। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3/7 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3/7। फिर इन्हें माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा 4/7। 12 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/7 और नीचे ही डिवाइड में अपॉन के नीचे 12, 4 3 जा 12 और 4 1 जा, तो बी का आंसर आ गया 1/21। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, कितने दिन लगेंगे ईच पर्सन को अकेले करने में, यानी ये दो लाइन अब आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन पहले एक्स और वाई बनाना पड़ेगा। ये तो ए और बी आए, एक्स और वाई तो आया नहीं, तो एक्स और वाई निकालते हैं। कैसे, आपने 1/x को a माना था, 1/x बराबर a की वैल्यू आई 1/28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x बना देंगे 28। ऐसे ही y भी बना लेंगे। हमने 1/y यहाँ पर, ये देखो, ये नहीं, सॉरी, यहाँ लिया था नीचे, ये माना था ना, बस इसी का यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ लिख रहे हैं 1/y को हमने b माना था, 1/y तो ऐसे ही लिखा जाए, b का आंसर हमने बना दिया है, b को हटा के आंसर भरा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का आंसर 21 बना लिया जाए। फिर एट लास्ट ये लाइन लिखी जाए, अंकिता अकेली वर्क करेगी x डेज में, यानी कि x का आंसर 28 डेज में, ठीक है। फिर ये वाली लाइन लिखी जाएगी, ईशा एलोन टू ए वर्क इन y डेज, और y हटा के कितना, 21 डेज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट का क्वेश्चन है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर किसे कहते हैं, रुका हुआ पानी। जैसे तालाब का पानी होता है रुका हुआ, वो चलता नहीं है ना, उस पानी में बोट की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसे मान लो, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी है वो मान लेते हैं x km/h। एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसे भी मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, चलते हुए पानी, नदी का जो पानी होता है चलता हुआ, वो नदी का पानी रुका हुआ तो होता नहीं, उसी को स्ट्रीम बोलते हैं। तो उस चलते हुए पानी की स्पीड को क्या मान लेते हैं, y km/h, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड आ रहे हैं, इनको समझेंगे, ठीक है। और हम बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ हेडिंग डालेंगे फॉर अपस्ट्रीम और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे फॉर डाउनस्ट्रीम। बोट गई 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस बताई है अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर बोट की, और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस बताई है वो 28 किलोमीटर बताई है, ठीक है। अब बारी है इनके स्पीड लिखने की। स्पीड, अब यहाँ पे ना स्पीड को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है वो भी समझना है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आप रिवर का वाटर देखते हो तो रिवर का वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो कहलाती है डाउनस्ट्रीम। क्या कहलाती है, डाउन। पानी कहाँ आता है, पानी जो है ना ऊपर नहीं चढ़ता, पानी नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। और बोट अगर इस नीचे पानी चल रहा है और बोट इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, बोट जो है उसकी भी डायरेक्शन यही है और रिवर की भी डायरेक्शन यही है, तो ऐसे केस में डाउनस्ट्रीम में बोट की रफ्तार क्या हो जाती है,
तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है? क्योंकि बोट में मोटर लगी हुई है, मोटर उसको एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बोट किसकी वजह से खींच रही है पानी में? मोटर की वजह से। और पानी की डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो पानी से भी उसे एक फोर्स मिलेगी। जैसे आप स्विमिंग करोगे तो नदी के पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में तैरोगे, स्विमिंग करोगे, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपकी स्पीड तेज होगी, क्योंकि एक फोर्स तो आपको पानी ही देगा ना। पानी आपको खुद अपने साथ लेके जाएगा और आप भी अपनी हैंड्स को मूव कर रहे हो, लेग्स को मूव कर रहे हो, उसी दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में पानी जा रहा है, तो स्पीड आपकी बहुत तेज होगी। तो उस केस में प्लस होता है। वो केस होता है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? पानी भी नीचे जा रहा है, और डाउन का मतलब नीचे, पानी भी नदी का नीचे की तरफ जा रहा है और आपकी बोट भी नीचे की तरफ जा रही है। तो इस केस में जो स्पीड होगी ना, वो x प्लस वाई, यानी कि स्टिल वाटर वाली स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस ली जाएंगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा। अब अपस्ट्रीम की बात करता हूँ। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम में बोट ना ऊपर की तरफ जाती है, बोट नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ, मतलब आप अपनी बोट को उल्टी दिशा में तैरा रहे हो। पानी तो इधर जा रहा है, अब नदी का, रिवर का वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आप मोटर चलाकर अपनी बोट को उल्टी दिशा में ले जा रहे हो। तो क्या होगा उस केस में? आपकी बोट की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। क्यों होगी धीमी? क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है पानी की वजह से, और आपकी बोट को वो पानी क्या करेगा? सामने से रोकेगा। आप अपनी बोट को इधर लेके जा रहे हो, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो सामने से एक फोर्स लगेगी जो आपकी बोट को रोकेगी, तो उसमें स्पीड जो होगी ना वो कम होगी। इसलिए यहाँ पर x माइनस वाई होगा। ठीक है, स्पीड जो होगी वो क्या होगी आपकी? x माइनस वाई। अब डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, टाइम बना लेते हैं। टाइम अपस्ट्रीम, टाइम डाउनस्ट्रीम। TU TD से डिनोट कर दिया, T1 T2 भी ले सकते हो। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन x माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगी 28 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो बोट को ऊपर की स्ट्रीम में जाने में, अपस्ट्रीम में जाने में इतने घंटे लगे और डाउनस्ट्रीम में इतने घंटे लगे। और क्वेश्चन में कहा था बोट अपस्ट्रीम भी गई और डाउनस्ट्रीम भी गई और सारा टाइम 6 घंटे लगा। तो क्वेश्चन में कहा है टोटल टाइम जो है ना, टोटल टाइम वो 6 घंटे लगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिलाकर। तो अपस्ट्रीम का टाइम तो हम ये ले लेते हैं 24 अपॉन x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम का ले लेते हैं 28 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको यहाँ क्या करना है? अल्फ़ाबेट आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, वो भी डबल डबल, x माइनस वाई x प्लस वाई। यहाँ पर आपको लेट करना है, मल्टीप्लाई में 1 लगा लो, ऊपर 24 में भी और 28 में भी। 1 अपॉन x माइनस वाई को a बोलो, 1 अपॉन x प्लस वाई को b बोलो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में आपकी डी वाली एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो वहाँ आप ये चीज़ें सब सीख चुके हैं, तो वही मेथड यहाँ भी यूज़ करना है। अल्फ़ाबेट नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1 लगाया ऊपर, ताकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a माना जा सके, और फिर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हटा के a भर देंगे, तो 24a प्लस 28 और इसे हटा के b इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ाबेट किसी में भी यहाँ नीचे नहीं आया, ऊपर आ गए। पहले नीचे थे बट अब लेट वेट करने की वजह से जब पुट किए गए तो ऊपर बन गए। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लो डिवाइड करके। हम सबको 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 12a प्लस 14b बराबर 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब एक सेकंड केस आया, सेकंड केस में फिर यही 2 चीज़ करनी है, क्या? जैसे पीछे करा था, फॉर अपस्ट्रीम, फॉर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर लो डिस्टेंस को, और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में लो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ले ली हमने 21 और 30, और स्पीड वो हमने यहाँ सीखी थी कि अपस्ट्रीम में तो स्पीड कम रहती है क्योंकि पानी सामने से रोकता है, तो स्पीड कम हो जाती है, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बोट की बढ़ जाती है। ठीक है, और टाइम अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूले से बनाया जाए तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूले से
21 अपॉन, ये 21 है, डिस्टेंस की वैल्यू 21 अपॉन x प्लस वाई। और टोटल टाइम क्वेश्चन में अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मिला के 6 घंटे 30 मिनट दिया। क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम दिया है 6 आवर 30 मिनट। 30 मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दो ताकि वो भी आवर हो जाए। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, ठीक है। तो 6 तो होल में लिख दिया, 30 मिनट को डिवाइड बाय 60 करके वो भी आवर में बना दिया, और फिर 30 और 60 को कट कर दिया, 30 1 जा 32 जा। तो टोटल टाइम जो बन गया 6 2 जा 12 और 1 13/2 बन गया टोटल टाइम। लेकिन टोटल टाइम हम अलग अलग ऐड करके भी बना सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे अपस्ट्रीम के टाइम को ऐड करेंगे, किसके साथ, डाउन स्ट्रीम वाले के साथ। फिर क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे और 1/x माइनस वाई को हम मान ही चुके थे, यहाँ ए और बी वो यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब 1/x माइनस वाई को ए भर देते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगी 30a प्लस 21, 1/x प्लस वाई को b भरेंगे, इक्वल टू में 13/2, ठीक है। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60a प्लस 42b इज इक्वल टू 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई ए और बी के टर्म में। अब हम कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, या तो ए वाले या बी वाले। अगर ए वाले बनाओगे ना, देखो यहाँ पे ए में 12 है और यहाँ पे ए में 60 है, तो 60 12 को बनाया जा सकता है, 12 5 जा 60। तो फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। तो कर देते हैं 12 5 जा 60a प्लस 5 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 इंटू 5 जब करोगे तो 14 5 जा 70 और 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। ये एक नई इक्वेशन आ गई, किसकी हेल्प से बनाई, फर्स्ट की हेल्प से। तो फर्स्ट का यूज़ मत करना, आप थर्ड का और सेकंड का यूज़ करना है। कोफिशिएंट सेम आ गए हैं, ए वाले और दोनों ए वाले, लेकिन ये साइन उल्टे नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 तो लेनी नहीं, 2 और 3। तो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 60 में से 60 माइनस होके 0 आएगा, तो ये तो ए वाले तो कट गए, ठीक है। 60 में से 60 माइनस करा तो कैंसिल आउट हो गए। 42b में से 70b माइनस करा, ये इक्वेशन ऊपर लिखना और ये इक्वेशन नीचे लिखना और साइन बदलना, ठीक है। स्पेस कम है, मैं यहाँ सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा सकता हूँ, स्पेस कम है। तो आप इस इक्वेशन को ऊपर लिख के और इस इक्वेशन को नीचे लिख के आपस में माइनस साइन बदल के माइनस कर लेना। तो बी वाले बी में से माइनस होंगे, तो 42 में से 70 को माइनस करेंगे, तो 42 माइनस 70 करेंगे तो साइन तो माइनस का ही आएगा, बढ़ेगा साइन लगेगा, 28 बी बन जाएगा। ऐसे ही 13 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 2, माइनस लेफ्ट का माइनस राइट का कट जाएगा, बी अकेले करेंगे तो 2/28, फिर ये कट जाएंगे तो 1/14 आ जाएगा। बी का आंसर 1/14, और इस बी की वैल्यू को पुट करा जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन में बहुत सारा वर्क है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से करना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में रखते हैं 12a प्लस 14 मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू है 1/14, 14 से 14 कट जाएगा और इक्वल में 3 है। ये 1 बचा 14 कटने के बाद, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो 12a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, a को अकेले बनाया 2/12, 1/6 आया, कौन, a, ठीक है। अब b और a तो आ गए, x और y तो नहीं आया, सबसे पहले तो x और y माने गए थे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो माना गया था इसका यूज़ करना है। बहुत सारी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। देखो अब अगला वर्क क्या करेंगे, हम जो है x और y को फाइंड करते हैं। अब आप लिखो 1/x माइनस वाई को a माना गया था, 1/x माइनस वाई को ऐसे ही रहने दो, a हटाओ, a की वैल्यू आपने 1/6 बनाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो 6 इधर आ जाएगा और x माइनस वाई उधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक तरफ x माइनस वाई हो जाएगा और एक तरफ 6, तो एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 6। ऐसे लिख दो या 6 लेफ्ट पे लिख के x माइनस वाई उधर लिख दो, मीनिंग एक ही है। ठीक है, ये आ गई एक नई इक्वेशन। इक्वेशन पे इक्वेशन बन रही है, 3 इक्वेशन पहले ही बन चुकी थी, अब एक ये नई आई है चौथी इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत केयरफुली करेंगे। चौथी इक्वेशन आई जो कि इसका यूज़ करके आया, मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ, ये जो लेट किया गया था इसको देख रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा यूज़ करते हैं, 1/x प्लस वाई को b माना था, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। b को हटाएं और b की वैल्यू भरें, b की वैल्यू भरेंगे 1/14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, देखो x प्लस वाई उधर चला जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, तो 14 बराबर x प्लस वाई लिख लो या x प्लस वाई बराबर 14 लिख लो, मीनिंग एक ही है। ये आ गई 5वीं इक्वेशन। 2 इक्वेशन नई बन गई हम, और इन दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट y के भी सेम है, x के भी सेम है। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन कौन सी, 4 and 5, 4 and 5। ठीक है, चौथी और 5वीं इक्वेशन को अब जोड़ा जाए ताकि एलिमिनेशन मेथड से x और y अलग अलग आ पाए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई, देखो मैं अब यहाँ अलग अलग नोट करके तो दिखा नहीं सकता, स्पेस बची नहीं है, तो आपको बहुत केयरफुली करना है। मैं हाईलाइट करता हूँ, एक इक्वेशन यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है। ठीक है, इनको आपस में करना क्या है, ऐड। तो x वाला x वाले में ऐड होगा, जैसे x और x जुड़ के क्या हो गया 2x, y वाला y में ऐड होगा, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, उल्टे साइन के हैं ये, तो ख़त्म, कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, कट जाएंगे। फिर 6 और 14 ऐड होके 20 बनेगा, x अकेले करेंगे तो 2 डिवाइड में आएगा और x का आंसर 10 आ जाएगा। अब y भी बना लो, कैसे बना लो, इसको पुट कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो अभी चल रही है लेटेस्ट, 4th या 5th किसी एक में, चलो 4th में रखा। x का आंसर तो बन गया 10, ये 10 आंसर x का आया। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, पहला आंसर तो आ चुका है x का। ठीक है, अभी y रह रहा है, y और फाइंड करते हैं। तो ये x की वैल्यू जो 10 आई है ये पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो जब यहाँ 10 रखा जाएगा तो 10 माइनस वाई बराबर 6, क्या बनेगा, 10 माइनस वाई बराबर 6। 6 इधर ले आओ और y उधर ले आओ, तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 में 6 माइनस होगा तो 4 बचेगा, और y उधर चला जाएगा तो y का आंसर आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो फाइनली y भी आ गया हमारा कितना, y बराबर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी। अब आपको एट लास्ट ये 2 लाइन लिखनी है और अपना आंसर लिख के दिखा देना है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x थी यानी कि 10, स्पीड स्ट्रीम की y थी यानी कि 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 28 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड्स आर दिस एंड दिस। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम लिया है और साइड्स की लेंथ तीनों बता रखी हैं, कितने कितने सेंटीमीटर की लेंथ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, बस साइडें बताई हैं, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड। यहाँ पर सिर्फ साइड्स की लेंथ बोली है। अब आपको करना क्या है, ये जो इक्विलेटरल वर्ड है बस इसी का हिंट लेना है। आपको 3 साइड दी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की पता है प्रॉपर्टी के, सारी साइडें बराबर होती हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। ऑल द 3 साइड्स हमें मालूम है इक्वल होंगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बट हम यहाँ तीनों को एक साथ इक्वल नहीं लेंगे, हम 2-2 करके लेंगे। हम यहाँ पहले फर्स्ट साइड को इक्वल लेंगे सेकंड साइड के। ठीक है, फर्स्ट वाली का आंसर है 2x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5x बाई 3 प्लस वाई प्लस 1 बाई 2। ठीक है, हमने अभी 2 को इक्वल लिया, पहली और दूसरी को। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं x और y के टर्म्स में।
एक इक्वेशन बनानी है आपको, जैसे बाकी क्वेश्चंस में बनाया करते थे, बिल्कुल सेम वे में। सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे आप एलसीएम लो। यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। राइट हैंड साइड में 3 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो 6 आएगा। 1 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 इंटू 2x करेंगे तो 4x, 2 1 जा 2, 1 इंटू y करेंगे तो y, 3 2 जा 6, 2 इंटू 5x करेंगे तो 10x, 1 6 जा 6 इंटू y करेंगे तो 6y, 2 3 जा 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड में डिनोमिनेटर पूरे में 2 आ रहा है, पूरे अपॉन में लेफ्ट हैंड पे 2, पूरे अपॉन में राइट हैंड पे 6। जब अपॉन पूरे पूरे पर लग रहा है लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी, तो ऐसे में हम डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब लेफ्ट हैंड पे भी अपॉन पूरे में दिखे और राइट हैंड में भी अपॉन पूरे में दिखे, तभी कटता है, ठीक है। पहले नहीं काट सकते थे हम, क्योंकि अपॉन अलग अलग थे लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब सिंगल अपॉन लेफ्ट पर आ रहा है और सिंगल अपॉन राइट साइड पे आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड वाला 3 है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा और दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की 4x से करेंगे तो 12x प्लस 3 की y से होगी। अब यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो यही आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, x और y वाले लेफ्ट हैंड में कर देते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं और y वाले को भी इधर ले आते हैं और कांस्टेंट वैल्यू वहीं रहने देते हैं। तो 12x के पास 10x माइनस का हो जाएगा, आके साइन बदल जाएगा, प्लस का 3y अपनी जगह पे है, प्लस का 6y इधर आके माइनस 6y हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा 3। x वाले सॉल्व हो जाएंगे तो बन जाएगा 2x, और प्लस का 3y और माइनस का 6y आपस में सॉल्व होंगे तो ये बन जाएगा, साइन तो बढ़ेगा ले लेंगे, प्लस और माइनस माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू 3। तो अब एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई x और y के टर्म्स में, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हमने यहाँ पहली और दूसरी साइड को इक्वल लेके एक इक्वेशन तैयार करी। अब सेम वे में सेकंड और थर्ड को लेके कर लें या फिर फर्स्ट और थर्ड को लेके कर लें, आपकी चॉइस है। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लिया था, अब आप ले सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेकंड को थर्ड साइड के बराबर लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर फर्स्ट को थर्ड के बराबर, जैसे मर्जी आप कर लें, दोनों से आंसर करेक्ट बनेंगे। चलो मैं सेकंड और थर्ड को इक्वल लिखता हूँ, क्योंकि इक्विलेटरल है तो साइडें तो बराबर रहेंगी। तो सेकंड वाली साइड यहाँ भरता हूँ, 5x/3 प्लस y प्लस 1/2, और इक्वल में थर्ड साइड लेंगे, थर्ड साइड ये वाली है 2x/3 प्लस 2y प्लस 5/2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, इसके नीचे 1 ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू 5x होगा 10x, 1 6 जा 6 इंटू y करेंगे तो 6y, 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। लेफ्ट हैंड हो गई। अब राइट हैंड पे एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाएंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2x 4x, 1 6 जा होता है, 6 इंटू 2y होगा 12y, 2 3 जा 6, 3 इंटू 5 होगा 15। अब अपॉन लेफ्ट हैंड पे पूरे में है, अपॉन राइट हैंड में भी पूरे में आ रहा है, तो ऐसे में हम 6 डिनोमिनेटर वाले कट कर सकते हैं। हमने दोनों डिनोमिनेटर के 6 के टेबल से काट दिए तो ये पूरे पूरे ही कट गए। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड पे रह गया है 10x प्लस 6y प्लस 3, राइट हैंड पे रह गया है 4x प्लस 12y प्लस 15। x वाले इधर कर देते हैं और y वाले भी इधर कर देते हैं और 3 इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x 10x के पास माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 6y के पास ये आ जाएगा तो माइनस का 12y हो जाएगा, 15 प्लस का था उधर इक्वल की राइट साइड पे, प्लस का 3 भी राइट पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 10x में से 4x जाएगा, 6x बचेगा, प्लस 6 में से माइनस 12 होगा, y वाले सॉल्व तो माइनस का 6y बचेगा और इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 12। अब आप यहाँ इस वाली इक्वेशन में ऑब्जर्व कर रहे हो कि 3 टर्म हैं और तीनों 6 से कट रहे हैं, तो हम डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड करते हैं, डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6 से डिवाइड करते हैं तो x और यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 6 से डिवाइड करके 2। ये हमने एक और इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, हमें इनके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। x वाले अगर सेम बनाएंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो 2x में x का कोफिशिएंट 2 नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 लाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, तो ये बन जाएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आ गई एक नई इक्वेशन जो सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बनाई, तो इसको थर्ड बोल देते हैं। अब हम सेकंड का यूज़ नहीं करेंगे, सेकंड वाली से थर्ड वाली बन गई है और कोफिशिएंट सेम भी आ गए हैं। अगर आप देखो तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 2 आ गया और पहली इक्वेशन में तो 2 था ही x का कोफिशिएंट, ठीक है। अब आपको दोनों इक्वेशंस में x वाले सेम मिल गए हैं, बट ये कट नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के साइन के हैं 2x, तो हमें यहाँ साइन बदलने के लिए सबट्रैक्टिंग करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 वाली ऊपर लिख लेते हैं, 3 वाली नीचे लिखेंगे। सबट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलेंगे, प्लस का 2x जो है माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2y प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2x तो कट गए, माइनस का 3y है, प्लस का 2y है। अब साइन चेंज हो गया है, माइनस से प्लस हो गया है ये, तो माइनस का 3y और प्लस का 2y, आंसर आएगा माइनस का 1y। 3 और माइनस का 4 सॉल्व करके आएगा -1। माइनस लेफ्ट का और राइट का तो कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू ये 1 डिवाइड में आएगा तो 1/1, तो फाइनली y का आंसर तो आ गया 1, y तो आ गया। अब इसको पुट करके x भी बना लेते हैं। इस इक्वेशन को पुट कर लें, इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में, जिसमें मर्जी पुट कर लो, ठीक है। 2 में पुट कर लो क्योंकि इसमें वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें यहाँ इक्वेशन 2 जो है नोट करनी है और इसमें x की वैल्यू x तो फाइंड करना है, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस का 1 इधर आके +1 हो जाएगा और आंसर x का आ जाएगा 3। अब हमारे पास x और y दोनों आ गए। अब हम तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली साइड थी 2x प्लस वाई बाई 2, जिसमें हम 2 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू से करेंगे, प्लस y/2 करेंगे, तो y है 1/2 और 2 × 3 होगा 6 प्लस 1/2। जब आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 13/2। एलसीएम लेके आप जोड़ लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से तीनों साइडें इक्वल होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सब की सब 13/2 आएंगी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मांगा था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का 3 मल्टीप्लाई साइड, या फिर सारी साइडों को प्लस करना, ठीक है ना। तो 13/2 साइड आई है और इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, तो 13 3 जा क्या हो जाएगा 39/2। तो 39/2 और यूनिट थी सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया यहाँ पर 29 का, वो आ गया 39/2। इसको आप पॉइंट में करोगे तो पॉइंट में बनेगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18.5, 19.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 29 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है, एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल का 90 होता है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। द सम ऑफ अदर 2 एंगल इज 90। ये अदर 2 एंगल कौन है? ट्राइंगल के 3 में से एक एंगल तो 90 है। हमने यहाँ एंगल बी को क्या शो कर दिया फिगर में 90। वो कह रहा है जो सम है बाकी दो का, बाकी दो कौन है? ए और सी। एंगल ए और एंगल सी जो है ना, इनका सम 90 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है ना। ए और सी का सम हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एंगल ए तो x है और जो तीसरा एंगल है, एंगल नंबर 3 जो एंगल सी है वो y है। हमने मान लिया एक तो 90 था ही राइट एंगल की वजह से, और जो बाकी दो थे ए और सी वो x और y है। तो a की वैल्यू x भरो और c की वैल्यू y, तो x + y = 90 एक इक्वेशन बन गई। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। डिफरेंस ऑफ दीज 2 रिमेनिंग एंगल इज 20। यही दो एंगल जो ए और सी थे, इनका डिफरेंस 20 है। क्वेश्चन में क्या बोला?
डिफरेंस ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी जो था 90 को छोड़ के बाकी दो का डिफरेंस वो 20 है और डिफरेंस होता है माइनस। तो आपको क्या करना है, ए और सी वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हम इनको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड, क्योंकि y के कोफिशिएंट भी सेम है और साइन प्लस और माइनस उल्टे भी है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप इनको ऐड करोगे, एक ऊपर लिखेंगे दूसरी नीचे लिखेंगे। ऐड करने में साइन नहीं बदले जाते, प्लस वाई से माइनस वाई अपने आप कट जाएगा। x और x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 20 110। 2 डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 और जब आप इन्हें काटोगे तो 55 डिग्री बन जाएगा x का आंसर। इस x को पुट करेंगे अब, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी रख लो, चलो 1 में रखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x है 55 प्लस y पता नहीं, y को अकेले बनाया जाए तो 90 माइनस 55 डिग्री और जब आप 90 माइनस 55 करोगे तो आपको दूसरा एंगल भी मिल जाएगा। पहला तो हमारा आ ही गया था, पहला कितना आया था 55 और दूसरा माइनस करके आ गया 35, तो y की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स। तो एंगल ए x माना था, x की वैल्यू 55, एंगल b तो 90 था ही, एंगल सी y माना था और उसकी वैल्यू 35 हो गई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। वो कह रहा है किसी भी शहर में टैक्सी का जो किराया है ना वो कैसे किराया है, एक तो फिक्स्ड चार्ज देना होता है, पैसेंजर को फिक्स्ड चार्ज भी देना है और साथ में डिस्टेंस जो वो कवर करेगा, जितनी भी डिस्टेंस उसको जानी है उसका भी चार्ज देना है पर किलोमीटर का। ठीक है ना। एट लास्ट यहाँ लिखा भी है, देखो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। यहाँ पे पूछा भी है कि कितना था फिक्स्ड चार्ज। चलो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। फिक्स्ड चार्ज जो हमें फाइंड करना है, मान लो लेट द फिक्स्ड चार्ज जो देना ही देना है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं x रुपीज़ है। और चार्जेस पर किलोमीटर की बात करें, चार्जेस पर किलोमीटर हर 1 किलोमीटर जाने पर वो जो देना है वो y रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है ना। चाहे आप 2 किलोमीटर जाओ चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, फिक्स्ड चार्ज तो 2 किलोमीटर जाने वाले पर्सन को भी देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर वाले को भी देना पड़ेगा और साथ में पर किलोमीटर का भी पैसा देना पड़ेगा। जो 2 किलोमीटर जाएगा वो 2 किलोमीटर के हिसाब से देगा और जो 10 किलोमीटर जाएगा वो 10 किलोमीटर के हिसाब से देगा। लेकिन दोनों पर्सन चाहे 2 जाए किलोमीटर चाहे 10, फिक्स चार्ज तो दोनों को ही देना है। तो फिक्स चार्ज भी देना है प्लस हर 1 किलोमीटर पे जो बनता है किराया वो भी देना है। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 315। क्या बोला, चार्जेस किराया फॉर 10 किलोमीटर एक पैसेंजर ने दिया है 315 रुपये। कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर का चार्जेस कैसे बना होगा, 10 किलोमीटर का चार्जेस जो 315 टैक्सी ड्राइवर ने बताया पैसेंजर को, वो कैसे बताया, उसने फिक्स्ड चार्ज भी जोड़ा प्लस चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर भी जोड़ा, चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर भी जोड़ा, तब जाके दोनों जोड़ के 315 बताए। फिक्स्ड चार्ज तो x रुपीज़ देना है पैसेंजर को और 10 किलोमीटर का जो बनेगा 1 किलोमीटर पे y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर पे 10 y होंगे इक्वल टू जोड़ के 315। ये एक इक्वेशन बन गई। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम वे में आगे भी ऐसे ही करेंगे हम। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज़ 465। क्या बोला इन्होंने, चार्जेस फॉर कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो आपको किराया देना है 465 रुपये। 465 कैसे, 465 किस हिसाब से, एक तो फिक्स्ड चार्ज जोड़ा, टैक्सी ड्राइवर ने फिक्स चार्ज भी जोड़ा और साथ में
15 किलोमीटर का जो किराया लगा, तेल लगा उसका, वो भी चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर देने पड़ेंगे। तब जाके दोनों जोड़ के कितना बैठेगा, 465। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज तो x रुपीज़ है, हर किलोमीटर का चार्ज y था, पर किलोमीटर, पर का मतलब 1 किलोमीटर पे y रुपए देने हैं, और वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 किलोमीटर पे 15 y देने पड़ेंगे। तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 y हो गया 15 किलोमीटर का चार्ज, मिलाकर 465। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब x के कोफिशिएंट देखो आप, सेम है बट दोनों x प्लस के हैं, ये कट नहीं पाएंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो 1 वाली ऊपर लिखते हैं, 2 वाली नीचे लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलते हैं, प्लस का x माइनस का बन जाएगा, प्लस का 15y माइनस का बन जाएगा, और ये भी माइनस का, प्लस x से तो माइनस x कट जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का 15 सॉल्व करके माइनस का 5y। ठीक है, अब ये 315 और 465 है, बड़ा तो 465 है, ठीक है ना, तो साइन बढ़ेगा लगा दो। 465 और 315 को जब माइनस करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 465 को और 315 को माइनस 150। माइनस लेफ्ट का और राइट का दोनों काट लेंगे, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो y बराबर 150/5 कट के 30, तो y की वैल्यू आ गई 30। x और y दोनों निकालने हैं, अभी तो y आया, पुटिंग करेंगे वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन नोट करते हैं। x प्लस 10y बराबर 315। x तो आया नहीं, 10 की मल्टीप्लाई y की वैल्यू 30 है, वो भरे, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर 300 को इधर लाके प्लस का माइनस बना दें, और फिर माइनस करके x बन जाएगा 15। तो y और x दोनों आ गए। फिक्स्ड चार्ज तो x था, तो लिख देते हैं फिक्स्ड चार्ज x यानी कि 15 रुपये है, हर पैसेंजर को 15 रुपये तो देने ही है फिक्स्ड चार्ज के, ठीक है ना, और पर किलोमीटर के भी देने हैं सबको। पर किलोमीटर का चार्ज हमने क्या माना हुआ था, y माना हुआ था, पर किलोमीटर पे चार्जेस लिख देते हैं यहाँ, चार्जेस हर किलोमीटर पे y है, और y की वैल्यू कितनी आई, 30 रुपये। तो फिक्स्ड चार्ज भी आ गया और हर किलोमीटर का भी आ गया। अब एट लास्ट ये भी फाइंड कर देते हैं, पर्सन को पे कितने करने पड़ेंगे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। तो हमें यहाँ एक चीज़ और पूछी है, चार्जेस फॉर 32 किलोमीटर क्या आएंगे। तो चार्जेस फॉर 32 किलोमीटर में एक तो फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा पैसेंजर को, प्लस चार्जेस फॉर 32 किलोमीटर भी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। 32 किलोमीटर का चार्ज में क्या आएगा, फिक्स्ड चार्ज भी और 32 किलोमीटर का भी। फिक्स्ड चार्ज तो x है और 32 किलोमीटर का होगा 32y, क्योंकि 1 किलोमीटर पे y रुपए लगने हैं, तो 32 किलोमीटर पे 32y लगेंगे। x की वैल्यू आ चुकी है 15, 32 इंटू y की वैल्यू भी आ चुकी है 30। पहले बॉड मास रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस लास्ट की 0 आ जाएगी, और यहाँ 960 ये जुड़ेंगे तो बन जाएगा 975 रुपये। तो जिसको 32 किलोमीटर जाना होगा वो 15 रुपये तो फिक्स्ड चार्ज देगा, और साथ में 32 किलोमीटर जाने के 960 रुपये भी देगा, तो मिलाकर 975 रुपये आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।